अगली जिस भेंट का उल्लेख करना चाहता हूँ उसकी पृष्ठभूमि में कवि निराला के प्रति ये प्रगाढ़ सम्मान ही था। काल की दृष्टि से ये खासा व्यतिक्रम है, क्योंकि जिस भेंट की बात मैं कर चुका हूँ वह सन 36 में हुई थी और ये दूसरी भेंट सन 51 में। बीच के अंतराल में अनेक बार अनेक स्थलों पर उनसे मिलना हुआ था और वह एक एक दो दो दिन मेरे यहाँ रह भी चुके थे, लेकिन उस अंतराल की बात मैं बाद में करूँगा। मैं इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली चला आया था, लेकिन दिल्ली में अभी ऐसा कोई काम नहीं था कि उससे बंधा रहूं। अक्सर 5-7 दिन के लिए इलाहाबाद चला जाता था। निराला जी तब दारागंज में रहते थे। मानसिक विक्षेप कुछ बढ़ने लगा था और कभी कभी वह बिल्कुल ही बहकी हुई बातें करते थे, लेकिन मेरा निजी अनुभव यही था कि काफ़ी देर तक वह बिल्कुल संयत और संतुलित विचार विनिमय कर लेते थे। बीच बीच में कभी बहकते भी तो 2-4 मिनट में ही फिर लौट आते थे। मैं शायद उनकी विक्षिप्त स्थिति की बातों को भी सहज भाव से ले लेता था, या बहुत गहरे में समझता था कि जीनियस और पागलपन के बीच का पर्दा काफ़ी झीना होता है, कि निराला का पागलपन जीनियस का पागलपन है, इसलिए वह भी सहज ही प्रकर्तावस्था में लौट आते थे। इतना ही था कि 2-4 व्यक्तियों और 2-3 संस्थाओं के नाम मैं उनके सामने नहीं लेता था और अंग्रेजी का कोई शब्द या पद अपनी बात में नहीं आने देता था, क्योंकि मैं ये लक्ष्य कर चुका था कि इन्हीं से उनके वास्तविकता बोध की गाड़ी पटरी से उतर जाती थी। उस बार सुमन शिवमंगल सिंह भी आए हुए थे और मेरे साथ ही ठहरे थे। मैं निराला जी से मिलने जाने वाला था और शिवमंगल सिंह सुमन भी साथ चलने को उत्सुक थे। निश्चय हुआ कि सवेरे सवेरे ही निराला जी से मिलने जाया जाएगा, वही समय ठीक रहेगा। लेकिन सुमन जी को सवेरे तैयार होने में बड़ी कठिनाई होती है। पालंग चाय, पूजा पाठ और सिंगार पट्टी में 9 बज ही जाते हैं और उस दिन भी बज गए। हम दारागंज पहुँचे तो प्राय 10 बजे का समय था। निराला जी अपनी बैठक में नहीं थे। हम लोग वहाँ बैठ गए और उनके पास सूचना चली गई कि मेहमान आए हैं। निराला जी उन दिनों अपना भोजन स्वयं बनाते थे और उस समय रसोई में ही थे। कोई 2 मिनट बाद आकर उन्होंने बैठ के मैं झांका और बोले, अरे तुम, और तत्काल ओठ हो गए। सुमन जी तो रसोई में खबर भिजवाने के लिए मेरा पूरा नाम बताते चले थे, लेकिन अपने नाम की कठिनाई मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने संक्षिप्त सूचना भिजवाई थी कि कोई मिलने आए हैं। उस क्षण भर की झांकी में हमने देख लिया कि निराला जी केवल कोपिन पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद आए तो उन्होंने तहमत लगा ली थी और कंधे पर अंगोछा डाल लिया था। बातें होने लगी। मैं तो बहुत कम बोला, यूँ भी कम बोलता, और इस समय यह देखकर कि निराला जी बड़ी संतुलित बातें कर रहे हैं, मैंने चुपचाप सुनना ही ठीक समझा। लेकिन सुमन जी और चुप रहना, फिर वह तो निराला को प्रसन्न देखकर उन्हें और भी प्रसन्न करना चाह रहे थे, इसलिए पूछ बैठे, निराला जी आजकल आप क्या लिख रहे हैं? यूँ तो किसी लेखक को ये प्रश्न एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न जान पड़ता है। शायद सुमन से कोई पूछे तो उन्हें ऐसा ही लगे, फिर भी न जाने क्यों लोग ये प्रश्न पूछ बैठते हैं। निराला ने एकाएक कहा, निराला? कौन निराला? निराला तो मर गया। निराला इज़ डेड। अंग्रेजी का वाक्य सुनकर मैं डरा कि अब निराला बिल्कुल बहक जाएंगे और अंग्रेजी में न जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन सौभाग्य से ऐसा हुआ नहीं। हमने अनुभव किया कि निराला जो बात कह रहे हैं वह मानो सच्चे अनुभव की बात है। जिस निराला के बारे में सुमन ने प्रश्न पूछा था वह सचमुच उनसे पीछे कहीं छूट गया है। निराला ने मुझसे पूछा, तुम कुछ लिख रहे हो? मैंने टालते हुए कहा, कुछ न कुछ तो लिखता ही हूँ, लेकिन उससे संतोष नहीं है, वह उल्लेख करने लायक नहीं है। इसके बाद निराला जी ने 2-4 वाक्य कहे, उनसे मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें याद करता हूँ तो आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि हिंदी काव्य रचना में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी इतनी खरी पहचान निराला को थी। उस समय के तमाम हिंदी आचार्यों से कहीं अधिक सही और अचूक, और वह तब जबकि ये सारे आचार्य उन्हें कम से कम आधा विक्षिप्त तो मान ही रहे थे। निराला ने कहा, तुम जो लिखते हो मैंने पढ़ा है। इस पर सुमन ने कुछ उमंग कर पूछना चाहता है,
अरे निराला जी, आप आगे का लिखा हुआ भी पढ़ते हैं। मैंने पीठ में चिकोटी काटकर सुमन को चुप कराया और अचरज ये है कि वह चुप भी हो गए। शायद निराला की बात सुनने का कुतूहल जयी हुआ। निराला का कहना जारी रहा, तुम क्या करना चाहते हो वह हम समझते हैं। थोड़ी देर रुककर और हम दोनों को चुपचाप सुनते पाकर उन्होंने बात जारी रखी। स्वर की बात तो हम भी सोचते थे, लेकिन असल में हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था और तुम्हारे सामने बोलचाल की भाषा का स्वर रहता है। वह फिर थोड़ा रुक गए। सुमन फिर कुछ कहने को कुलबुलाए और मैंने उन्हें फिर टोक दिया। ऐसा नहीं है कि हम बात को समझते नहीं हैं, हमने सब पढ़ा है और हम सब समझते हैं, लेकिन हमने शब्द के स्वर को वैसा महत्व नहीं दिया। हमारे लिए संगीत का स्वर ही प्रमाण था। मैं फिर भी चुप रहा, सुनता रहा। मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य की बात थी कि निराला इस अंतर को इतना स्पष्ट पहचानते हैं। बड़ी तेजी से मेरे मन के सामने उनकी गीतिका की भूमिका और फिर सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका दौड़ गई थी। दोनों ही कवियों ने अपने प्रारंभिक काल की कविता की पृष्ठभूमि में स्वर का विचार किया था, यद्यपि बिल्कुल अलग अलग ढंग से। उन भूमिकाओं में भी यह स्पष्ट था कि निराला के सामने संगीत का स्वर है। कविता में स्वर और ताल का विचार वे संगीत की भूमि पर खड़े होकर ही करते हैं, जबकि स्वर और स्वर मात्रा के विचार में पंत के सामने संगीत का नहीं, भाषा का ही स्वर था। और संगीतिका के विचार में भी वह व्यंजन संगीत से हटकर स्वर संगीत को वरीयता दे रहे थे। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि पल्लव के पंत गीतिका के निराला से आगे या अधिक आधुनिक थे, लेकिन जिस भेंट का उल्लेख मैं कर रहा हूँ उसमें निराला का स्वर संवेदन कहीं आगे था, जबकि उस समय तक पंत अपनी प्रारंभिक स्थापनाओं से न केवल आगे नहीं बढ़े थे, बल्कि कुछ पीछे ही हटे थे और फिर पीछे ही हटते गए। उस समय का नए से नया कवि भी मानने को बाध्य होता है कि अगर कोई पाठक उसके स्वर से स्वर मिलाकर उसे पढ़ सकता है तो वह आदर्श सहृदय पाठक निराला ही है। एक पीढ़ी का महाकवि परवर्ती पीढ़ी के काव्य को इस तरह समझ सके, परवर्ती कवि के लिए इससे अधिक आप्लायित करने वाली बात क्या हो सकती है। सुमन ने कहा, निराला जी अब इसी बात पर अपना एक नया गीत सुना दीजिए। मैंने आशंका भरी आशा के साथ निराला की ओर देखा। निराला ने अपनी पुरानी बात दोहरा दी, निराला इज़ डेड, आई एम नॉट निराला। सुमन कुछ हार मानते हुए बोले, मैंने सुना है आपकी नई पुस्तक आई है अर्चना, वह आपके पास है, हमें दिखाएंगे। निराला ने एक वैसे ही खोए हुए स्वर में कहा, हाँ आई तो है, देखता हूँ। वह उठकर भीतर गए और थोड़ी देर में पुस्तक की 2 प्रतियां ले आए। बैठते हुए उन्होंने एक प्रति सुमन की ओर बढ़ाई, जो सुमन ने ले ली। दूसरी प्रति निराला ने दूसरे हाथ से उठाई, लेकिन मेरी ओर बढ़ाई नहीं। उसे फिर वापस अपने सामने रखते हुए बोले, यह तुमको दूंगा। सुमन ने ललक कर कहा, तो ये प्रति मेरे लिए है, तो इसमें कुछ लिख देंगे। निराला ने प्रति सुमन से ले ली और आवरण खोलकर मुख पृष्ठ की ओर थोड़ी देर देखते रहे। फिर पुस्तक सुमन को लौटाते हुए बोले, नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, वह निराला तो मर गया।